हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों को हिंदी में कौन सी बोली या कौन सी भाषा कहाँ की है, कौन सी लिखावट कहाँ की है, सभी कुछ आज एक वीडियो में सब कुछ क्लियर करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे, तो आप लोगों को एक वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास हुआ है किससे? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा फटाफट से। अगला है, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि कैसी है? तो यह एक अक्षरात्मक लिपि है। कौन सी है? अक्षरात्मक लिपि है। देवों की भाषा क्या है? देवनागरी है। देवों की भाषा में सबसे ज़्यादा क्या हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो संस्कृत भाषा से हुआ है। देवों की भाषा भी क्या है? संस्कृत भाषा है। पर देवनागरी लिपि देवों की भाषा कहा जाता है और लिखते हम लोग हैं। अक्षरात्मक है। छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? तो छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? लारिया और खलटाही। ये कैसे हैं? छत्तीसगढ़ के अन्य दो नाम हैं। आकार बहुला भाषा कौन सी है? तो आकार बहुला भाषा कौन सी होगी? छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली, जो आकार बहुला भाषा के अंतर्गत आती है। अगला है, राजभाषा में का वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? तो हिंदी राजभाषा में का वर्ग के अनुसार कितने भाषा आते हैं? तो राज्य में का वर्ग के अनुसार तो कितने आएंगे? 10 भाषाएं आती हैं। कितनी? 10 भाषाएं आती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली थी? तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिली थी। अगला है, इसीलिए 14 सितंबर को क्या हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? 343 अनुच्छेद के अनुसार। मैंने अभी आप लोगों को इसको प्रश्न पढ़ाया भी है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी कब? 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला देखते हैं, किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया था? तो किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया था? 92 संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन सी? मैथिली, बोडो, डोंगरी और अगली भाषा आप लोग बताएंगे। तो चलिए, चारों भाषाओं को मैंने अभी कल ही पढ़ाया है, 2-3 दिन पहले ही पूरी चारों भाषाओं को पढ़ाया है। तो चलिए आगे देखते हैं, 92 संशोधन के अनुसार तो कौन से संशोधन के अनुसार जोड़ी गई थी 4 भाषाएं? पहले कितनी थी? 18 भाषाएं थी। अब कितनी हैं लेटेस्ट में? तो 22 भाषाएं हैं। वह कौन सी भाषा है जो 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं? कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जो आप लोगों के 92वें संशोधन के अनुसार अपनी भाषा में जोड़ी गई हैं। 22 भाषाओं में जोड़ी गई हैं, 18 भाषाओं में जोड़ी गई हैं। तो चारों भाषाओं को जोड़कर कितना हुआ? 22 भाषाएं हो गई। किस संशोधन के अनुसार? तो 92 संशोधन के अनुसार हुई हैं। अगला है, खस के किस भाषा का विकास हुआ है? तो खस से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। किससे? खस भाषा से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। अगला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन साहित्य लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। क्या लिखा गया है? जैन साहित्य लिखा गया है किसमें? प्राकृत भाषा में। अगला है, हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है? तो हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है हिंदी एक प्रहरी। अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास है, जो इम्पोर्टेंट है।
अवधी भाषा का विकास प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? चंदायन है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। लिख लीजिएगा, मुल्ला दाऊद की रचना है क्या? चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना है कौन सी? चंदायन। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। अगला है उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का ग्रंथ है। किसका? दामोदर पंडित का। अगला है नूर मोहम्मद की दो रचनाएं कौन सी हैं? तो नूर मोहम्मद की दो रचनाएं हैं कौन सी? इंद्रावती और अनुराग वासरी। किसकी है? नूर मोहम्मद की रचना है। अगला है ब्रज भाषा की बोलियां, मुख्य बोलियां हैं। तो ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां कौन सी हैं? बुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी यानी मथुरा की भाषा। ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां कितनी आ गई? 4 भाषाएं ऐसी हैं जो ब्रज भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। फिर से देखिएगा, बुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी। अगला प्रश्न देखिएगा, स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? तो स्नेह लीला के रचनाकार कौन होंगे? विष्णुदास की रचना है कौन सी? स्नेह लीला। अगला है ब्रज भाषा का उदय काल क्या हुआ है? तो ब्रज भाषा का उदय काल क्या है? तो यह है 1000 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा का उदय काल हुआ था। अगला है संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक किसकी रचना है? अहद माड़ की रचना है। किसकी? अहद माड़ की रचना है कौन सी? संदेह रासक। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 ईस्वी में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कौन होंगे? आचार्य नरेंद्र देव होंगे। अगला देखते हैं, लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो बुंदेली बोली में लिखा गया है। कौन सा? छत्र प्रकाश। अगला है हरियाणी कौरवी किस प्रकार की बोलियां हैं? तो हरियाणी कौरवी आकार बहुला प्रकार की बोलियां हैं। कौन सी? हरियाणी कौरवी हैं, आकार बहुला की हैं, सॉरी। अब यहाँ से आप लोगों को यहाँ पर साहित्य के अभी प्रश्न है, ज़्यादा साहित्य के हैं। व्याकरण के 1-2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अच्छी वीडियो होगी, अच्छी क्लास है। निर्मला प्रेमचंद्र की है। निर्मला किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की है। किसके पर आधारित रचना है ये? दहेज प्रथा और अनमोल विवाह पर आधारित रचना है। बहुत ही अच्छे मैंने एक से बढ़ के एक प्रश्न को रखा है। तो निर्मला प्रेमचंद की रचना है। किस पर आधारित अगर पूछता है किस पर आधारित है? तो दहेज प्रथा और अनमोल विवाह पर आधारित रचना है कौन सी? निर्मला। अगला है तितली की इसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह किस पर आधारित है? तो ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखकर नारी की कहानी पर आधारित रचना है कौन सी? तितली। अगला है सुनीता तो सभी को पता होगा कि सुनीता किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। किस पर आधारित है? सुनीता एक पात्र थी, यहाँ पर कहानी में पात्र है एक, यानी कि क्या नायिका थी सुनीता। उन्हीं का विवाह के आधारित पर यह रचना लिखी गई है। किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास है ये कौन सा? सुनीता। बहुत ही अच्छी रचना है, आप लोग देखिएगा उपन्यास इसको। परख किसकी रचना है ये? यह उपन्यास है, ये क्या है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है ये। विधवा विवाह पर आधारित यह भी एक रचना है, क्या? परख। अगला है त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की है। किस पर आधारित है? मृणाल नामक भाग्यहीन युवती के जीवन पर आधारित है, लिखा गया है यह त्यागपत्र। अच्छा है, मैंने बताया आप लोगों को, एक से बढ़ के एक प्रश्न है इसमें। सुखदा किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। सुखदा के जीवन पर आधारित यह रचना है। सुखदा एक क्या थी? नायिका थी। अगला है नदी के द्वीप, अज्ञे जी की रचना है।
यह नदी के द्वीप की रचना किस पर आधारित है? तो यौन संबंधों को केंद्र में बनाकर जीवन की परिक्रमा दर्शाया गया है इसमें नदी के द्वीप में। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अपने अपने अजनबी यह किसकी है? अज्ञे जी की रचना है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है अपने अपने अजनबी। सेल्मा कैंसर से पीड़ित महिला है और योको एक नव युवती है। इस पर आधारित यह रचना लिखी गई है। अगला है दिव्या किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। किस पर आधारित है? तो बौद्ध काल की घटनाओं पर आधारित दलित पीड़ित नारी की करुण कथा की रचना है। आ गया समझ में? पूरी रचनाएं आप लोगों को समझ में आ गई। आज देखिए कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ा दिया, तो आप लोग इसको चाहो तो नोट कर लेना, वरना आप लोग ऐसे ही लिख लेना बढ़िया से, या तो देख लेना, 2-3 बार देख ही लेना। बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं हैं जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।